आज की 10 बड़ी खबर। मोजाम्बिक में चावल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। मोजाम्बिक ग्रेन इंस्टीट्यूट यानी ICM और ओलाम मोजाम्बिक के बीच हाल ही में अहम बैठक हुई, जिसमें देश की नई राइस और व्हीट इंपोर्ट पॉलिसी के तहत आयात प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने पर सहमति बनी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में चावल की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित कराना और सरकार के सीरियल्स इंपोर्ट रिफॉर्म्स के साथ निजी क्षेत्र के प्रयासों को बेहतर तरीके से जोड़ना है। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था से राइस इंपोर्ट क्लियरेंस प्रक्रिया में तेजी आएगी, लॉजिस्टिक्स बेहतर होंगे और सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों को कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही ओलाम और ग्रेन इंस्टीट्यूट ने हालिया भीषण बाढ़ प्रभावित समुदायों को राहत पहुंचाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। दोनों पक्षों ने फ्लड विक्टिम्स तक खाद्यान्न सहायता और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वितरण नेटवर्क को मजबूत करने का फैसला लिया है, ताकि संकटग्रस्त इलाकों में खाद्य सुरक्षा बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर देश की फूड सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन क्षमता पर भी पड़ेगा। जहां एक ओर यह कदम मोजाम्बिक के राइस इंपोर्ट सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा, वहीं दूसरी ओर बाढ़ पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता मिलने से मानवीय संकट को कम करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर ICM और ओलाम मोजाम्बिक की यह संयुक्त पहल यह दिखाती है कि कैसे सरकारी संस्थान और निजी कंपनियां मिलकर खाद्य आपूर्ति को स्थिर रखने और आपदा के समय लोगों तक मदद पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लड़ने के लिए सरकारें अब फोर्टिफाइड राइस यानी पोषक तत्वों से समृद्ध चावल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही हैं। इस पहल का मकसद है एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से निपटना, जो खासकर महिलाओं और बच्चों में तेजी से बढ़ रही है। फोर्टिफाइड राइस में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं, ताकि रोजमर्रा के भोजन के जरिए शरीर को आवश्यक पोषण मिल सके। तकनीकी रूप से यह चावल फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स यानी FRK को सामान्य चावल में तय अनुपात आमतौर पर 1:100 में मिलाकर तैयार किया जाता है। दिखने और स्वाद में यह सामान्य चावल जैसा ही होता है, लेकिन पोषण के स्तर पर कहीं अधिक असरदार माना जाता है। सरकारें इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, मिड डे मील, आंगनवाड़ी और अन्य पोषण कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों तक पहुंचा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन देशों में चावल मुख्य आहार है, वहां यह रणनीति पब्लिक हेल्थ सुधारने का एक बेहद प्रभावी तरीका साबित हो सकती है। फोर्टिफाइड राइस से न केवल आयरन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में एनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के मामलों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। कुल मिलाकर सरकारों की यह पहल यह दिखाती है कि अब खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को भी नीति के केंद्र में रखा जा रहा है, ताकि थाली भरने के साथ शरीर को जरूरी ताकत भी मिल सके। इंडोनेशिया के आचे प्रांत में बाढ़ और भूस्खलन ने चावल उत्पादन की योजनाओं को बड़ा झटका दिया है। आचे एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन ऑफिस अब साल 2026 के अपने राइस प्रोडक्शन टारगेट की दोबारा गणना कर रहा है। नवंबर 2025 के आखिर में आई फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से करीब 56,600 हेक्टेयर धान क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसमें से लगभग 27,000 हेक्टेयर फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई और अब उसकी कटाई संभव नहीं है। इससे पहले सरकार ने सामान्य बुआई और कटाई क्षेत्र को आधार बनाते हुए करीब 18 लाख टन मिल्ड ग्रेन यानी लगभग 11.5 लाख टन चावल उत्पादन का लक्ष्य तय किया था। लेकिन अब भारी नुकसान के चलते इस लक्ष्य को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दोबारा तय किया जा रहा है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता अब बचे हुए धान खेतों को बचाने की है, ताकि उन्हें गैर कृषि उपयोग में जाने से रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा पर और दबाव न पड़े। प्रशासन किसानों के नुकसान का आकलन कर रहा है और प्रभावित इलाकों में पुनर्बुआई तथा रिकवरी प्लान पर भी काम शुरू किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि जलवायु आपदाएं अब सीधे खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं और सरकारों को आपदा सहनशील खेती तथा भूमि संरक्षण पर ज्यादा
फोकस करना होगा। कुल मिलाकर आचे में आई इस प्राकृतिक आपदा ने सिर्फ 2026 के चावल लक्ष्य को चुनौती नहीं दी है, बल्कि पूरे क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा रणनीति पर भी नए सिरे से सोचने की जरूरत पैदा कर दी है। कर्नाटक के बेलगावी जिले ने खेती के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए साल 2024-25 के राज्य कृषि पुरस्कारों में टॉप पर जगह बना ली है। राज्य स्तर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में बेलगावी जिले के कुल 14 किसानों को उनकी उत्कृष्ट कृषि उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा बेंगलुरु में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के दौरान प्रदान किए गए। सम्मानित किसानों को नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर नवाजा गया। खास बात यह रही कि मक्का, सोयाबीन और धान जैसी प्रमुख फसलों में बेहतर उत्पादन और नवाचार अपनाने वाले किसानों को विशेष रूप से सराहा गया। कृषि विभाग के अनुसार बेलगावी जिले ने बीते वर्षों में उन्नत खेती तकनीक, बेहतर बीज प्रबंधन और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के जरिए उत्पादकता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ के किसानों ने प्रिसीजन फार्मिंग, सॉइल टेस्टिंग और फसल विविधीकरण जैसे तरीकों को अपनाकर खेती को ज्यादा लाभकारी बनाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक बेलगावी की यह सफलता पूरे कर्नाटक के लिए एक मॉडल बन सकती है, जहाँ पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर बेलगावी जिले की यह उपलब्धि न सिर्फ स्थानीय किसानों के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह दिखाती है कि सही नीति, तकनीक और मेहनत के दम पर भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। चंडीगढ़ में पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने 13 नए एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मंत्री ने सभी अधिकारियों से किसानों की ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नए एएसआई सरकार की नीतियों और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन के बीच एक मजबूत कड़ी बनेंगे। मंत्री ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक 133 एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर्स और 200 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की भर्ती की जा चुकी है। इसका मकसद राज्य में कृषि सेवाओं को मजबूत करना और किसानों को बेहतर तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इन नई नियुक्तियों से गांव स्तर तक योजनाएं तेजी से पहुंचेंगी और किसानों को समय पर मार्गदर्शन मिलेगा। कुल मिलाकर यह कदम पंजाब में खेती को अधिक संगठित, आधुनिक और किसान केंद्रित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने 2 पारंपरिक मसाला फसलों कोचीन जिंजर और एलेप्पी फिंगर हल्दी की रेजुविनेटेड किस्में लॉन्च की हैं। इस पहल का मकसद इन प्रसिद्ध केरल स्पाइसेस के उत्पादन को दोबारा मजबूत करना और उनकी गुणवत्ता व शुद्धता में सुधार लाना है। यूनिवर्सिटी के अनुसार नई किस्मों में बेहतर कल्टीवेशन पोटेंशियल दिया गया है, जिससे किसानों को ज्यादा उपज और बेहतर बाजार मूल्य मिलने की उम्मीद है। इन मसालों की घरेलू बाजार के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी मजबूत मांग बनी हुई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को उन्नत रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पारंपरिक स्पाइस वैरायटीज को नया जीवन मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे केरल का मसाला सेक्टर और मजबूत होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और राज्य की पहचान वाले मसालों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी। कुल मिलाकर यह पहल केरल की पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और स्पाइस एक्सपोर्ट को नई रफ्तार देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जापान सरकार ने एनीमे, वीडियो गेम्स और अन्य क्रिएटिव कंटेंट के एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीति लॉन्च की है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2033 तक इन सेक्टर्स का सालाना निर्यात 20 ट्रिलियन येन तक पहुंचाया जाए, जो 2023 में करीब 5.8 ट्रिलियन येन था। यह योजना प्रधानमंत्री साने ताकाइची के नेतृत्व में कूल जापान अभियान के नए चरण का हिस्सा है। इसके तहत ग्लोबल प्रमोशन के लिए ज्यादा फंडिंग, पायरेसी पर सख्ती, लेबर रिफॉर्म और लोकलाइजेशन सपोर्ट को मजबूत किया जाएगा। जापान का मानना है कि इन कदमों से उसकी पॉप कल्चर इंडस्ट्री, खासकर एनिमे और गेमिंग को वैश्विक बाजार में और मजबूत बढ़त मिलेगी। सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को बेहतर सपोर्ट देने, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन आसान बनाने और विदेशी दर्शकों तक तेजी से पहुंच बनाने पर भी फोकस कर रही है।
विशेषज्ञों के मुताबिक यह रणनीति जापान की क्रिएटिव इकोनॉमी को नया बूस्ट देगी और देश को ग्लोबल एंटरटेनमेंट एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित कर सकती है। कुल मिलाकर जापान अब अपनी सांस्कृतिक ताकत को आर्थिक ग्रोथ में बदलने की दिशा में बड़ा दांव खेल रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट को शोकेस किया है। इसके साथ ही सुपर मुशक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी प्रदर्शित किया गया ताकि विदेशी सैन्य खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। पाकिस्तानी वायुसेना इस मौके का इस्तेमाल अपने लड़ाकू विमानों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कर रही है। कैंपेन में JF-17 की कॉम्बैट टेस्टेड परफॉर्मेंस को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। लक्ष्य है मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत करना और नए ऑर्डर हासिल करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के साथ बढ़ते सैन्य रिश्तों के बीच पाकिस्तान हथियार निर्यात को नया बूस्ट देना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा विजिबिलिटी दिलाने की कोशिश है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अब एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट को अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा बना रहा है। एक दशक लंबे वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि बढ़ते एटमॉस्फेरिक CO2 स्तर और बढ़ता तापमान धान के खेतों की मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता को तेजी से कम कर रहे हैं। फास्फोरस पौधे की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। रिसर्च के मुताबिक वार्मिंग की वजह से फास्फोरस ऐसे रूप में बदल रहा है जिसे फसल आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। इसका सीधा असर भविष्य में राइस यील्ड पर पड़ सकता है, खासकर उन इलाकों में जो पहले ही क्लाइमेट स्ट्रेस झेल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब सिर्फ ज्यादा फर्टिलाइजर डालना समाधान नहीं है, जरूरत है क्लाइमेट रेजिलिएंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, ताकि बदलते मौसम में भी धान उत्पादन को टिकाऊ बनाया जा सके। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मिट्टी पोषण रणनीतियों को समय रहते नहीं बदला गया तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर भी इसका असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह अध्ययन साफ संकेत देता है कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि मिट्टी की ताकत को भी कमजोर कर रहा है। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।